गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मींस जो भी हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं लाइक मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, जितने भी स्ट्रक्चर बर्सा, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सॉफ्ट टिश्यू कैटेगरी में आते हैं। जब भी इनकी कोई इंजरी होती है या वो किसी डिजीज़ की वजह से, स्पेसिफिकली इंजरी वर्ड आया है तो ट्रॉमा से रिलेटेड होता है। तो जब भी ये स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, चाहे वो माइनर ट्रॉमा हो चाहे वो मेजर ट्रॉमा की वजह से हो, तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये इंजरी भी ग्रेड्स में डिवाइड होती है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कह सकते हैं उसको, या माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कह सकते हैं इसको। तो होता क्या है कि जब भी ग्रेड 1 इंजरी इसको बोलेंगे या माइल्ड इंजरी इसको बोलेंगे, कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे? तो जब भी कोई इंजरी होती है तो इंजरी के बाद माइल्ड जब इंजरी होती है, माइल्ड ट्रॉमा होता है, तो उसमें पेशेंट को पेन होता है, टेंडरनेस होती है और प्रोटेक्टिव स्पाज्म होता है। पेशेंट को मूवमेंट करने में पेन होता है, बट जो पेशेंट की जो मूवमेंट है वो बिकॉज ऑफ पेन ओनली वीक होता है। तो अगर ऐसा हमें कुछ दिखता है तो उसको हम ग्रेड 1 की इंजरी बोलेंगे, बट मूवमेंट होता है, मूवमेंट लॉस नहीं होता है। देन जो सेकंड ग्रेड आती है तो टाइप 2 बोलते हैं, सेकंड इंजरी बोलें या फिर उसको हम बोलें कि ये मॉडरेट इंजरी। तो मॉडरेट इंजरी में क्या होता है कि पेन जो होता है वो मॉडरेट लेवल पे होता है, टेंडरनेस होती है, जो रेंज ऑफ मोशंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो मूवमेंट है वो वीक हो जाता है, मीन्स जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक होता है। और जब हम पैल्पेट करते हैं इंजर्ड पार्ट को तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे यहाँ पे पेन। ग्रेड 3 की जो इंजरी होती है तो ग्रेड 3 इसको बोलते हैं सीवियर इंजरी। तो उसमें क्या होता है कि सीवियर पेन पेशेंट को होता है, पेशेंट बिल्कुल भी टच करने नहीं देता है। मीन्स जो टेंडरनेस है, टेंडरनेस की भी ग्रेड्स होती हैं 1, 2, 3। तो टेंडरनेस में जैसे फर्स्ट टेंडरनेस जो ग्रेड होती है उसमें क्या करते हैं, हम टच अप करते हैं पेशेंट को, उस पार्ट को, डैमेज पार्ट को, इंजर्ड पार्ट को, तो पेशेंट टच कर परमिशन देता है टच करने की, तो वो ग्रेड 1 की टेंडरनेस है। जब हम टच करते हैं सेकंड ग्रेड में तो पेशेंट क्या करता है, उस टेंडरनेस पे उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, तो वो ग्रेड 2 की टेंडरनेस होती है। और ग्रेड 3 में क्या होता है कि पेशेंट हमें टच करने ही नहीं देता, ग्रेड 3। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग इंजरी पे अलग अलग लेवल की टेंडरनेस होती है। तो ग्रेड 3 में क्या होता है कि ग्रेड 3 की टेंडरनेस होती है, मीन्स पेशेंट हमें उस पार्ट को टच करने ही नहीं देता है और सीवियर पेनफुल होता है, स्पाज्म होता है। और बट जब इस डैमेज पार्ट को अगर हम थोड़ा सा भी पुश करने का ट्राई करते हैं तो वो पार्ट मतलब वो पेनलेस मूवमेंट होता है, क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं, नर्व एंडिंग्स डिटैच हो जाती हैं, तो वो पार्ट होता है अनस्टेबल, लाइक इंस्टेबिलिटी हमको दिखती है उस जॉइंट में। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 की इंजरी। अब इंजरी के बाद क्या होता है कि इसमें जो उसकी रिकवरी होती है, मींस जो प्रोसेस है उसकी हीलिंग की प्रोसेस, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट स्टेज, या फिर एक्यूट स्टेज या फिर इन्फ्लेमेटरी स्टेज। तो इसमें क्या होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं कि पेशेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेज में है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब इंजरी होती है, इंजरी के बाद पेन होता है, टेंडरनेस होता है, यानी इन्फ्लेमेटरी साइन मीन्स पेन, टेंडरनेस, रेडनेस, और टिश्यू टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट को रेस्टिंग में भी पेन होता है और जब एग्जामिन करते हैं तो भी पेन होता है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज। इसमें हमको पेशेंट को समझाना होता है कि जो इनिशियल स्टेज है ये, यानी एक्यूट स्टेज जो है 4 to 6 डेज़ की होती है। तो 4 to 6 डेज़ में ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बॉडी इसको प्रोग्रेस कर दी है, यानी नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये पेशेंट को हमें इंकरेज करना होता है। बेसिकली पेन, इन्फ्लेमेटरी स्टेज में पेन होता क्यों है, जब भी कोई इंजरी होती है तो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होते हैं तो उससे पेन कॉजिंग केमिकल सर्किट्स होते हैं जो कि नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। जब नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ से इम्पल्स जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन ये वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ इस टिश्यू में इंजरी हुई है, तो फिर बॉडी में ऑटोमेटिकली पेन रिलीविंग केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि पेन को रिलीव करते हैं। तो इसको इस जो प्रोसेस है तो इस तरीके से पेशेंट को पेन फील होता है अगर पेशेंट की नर्व एंडिंग्स कनेक्टेड हैं तो।
तो ये जो साइंस अपने अगर दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज में जब भी हमारा पेशेंट आता है तो फर्स्ट मैंने बोला पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये जो प्रोसेस है ये लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेबल है। तो हमारा जो फर्स्ट जो प्रोटोकॉल होगा उस पार्ट को इमोबिलाइज करना होगा। उसमें अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी स्ट्रेस देना या फिर अननेसेसरी पेशेंट का मूवमेंट करना, वेट बेयरिंग करना उस अफेक्टेड पार्ट पे, वो हमको अवॉइड करना होता है। ठीक है। और इसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है मेडिकेशंस। तो मेडिकेशन हम क्या करते हैं कि NSAIDs देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि पेशेंट को पेन में रिलीफ देती है और जो भी डिस्कम्फर्ट है एक्यूट स्टेज में उसमें रिलीफ देती हैं। तो साथ साथ में मसल रिलेजेंट भी दे सकते हैं। तो फिर हमारा आता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम प्राइस यूज़ करते हैं। प्राइस एक कंबाइंड वर्ड है, तो उसको हम अलग अलग डिफ़ाइन करें तो P फॉर प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में किस चीज़ से करना होता है कि जो भी इंजरी हुई है उसमें फर्दर कोई इंजरी ना हो। देन R फॉर रेस्ट, यानी उस पार्ट को हमें स्टेबलाइज करना है, इमोबाइल करना है। या तो हम उसको कास्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर उसको हम बैंडेज के थ्रू कर सकते हैं, स्प्लिंट्स के थ्रू कर सकते हैं, जो भी मेथड हम यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट। इसके बाद आता है आई फॉर आइस कंप्रेशन, या इसको हम क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं। तो आइस में हम क्या करते हैं कि हमेशा जब भी पेशेंट को इंजरी होती है तो अगर सीवियर पेन है तो उसको एवरी 2 आवर्स में 10 to 15 मिनट्स का हम आइस कंप्रेशन देते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो टिश्यू टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्पाज्म भी रिड्यूस हो जाता है और जो हीट होता है उस एरिया पे वो भी रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट को पेन भी थोड़ा सा कम होता है। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि वहाँ पे जो भी वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी जो प्रोसेस है हमारी नॉर्मल मेथड की तरफ प्रमोट होती है। इसके बाद आइस के बाद आता है सी फॉर कंप्रेशन, यानी उस पार्ट को हम बैंडेजिंग करके, कंप्रेशन के थ्रू बैंडेज करके इमोबाइल करते हैं। देन आता है ई फॉर एलिवेशन। तो एलिवेशन हम करते हैं यानी उस पार्ट को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एडिमा है, एडिमा प्रिवेंट होता है। एडिमा मतलब जो कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसका प्रिवेंशन करने के लिए हम लेग एलिवेशन करते हैं। तो ये प्राइस थेरेपी देते हैं। देन ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज में कि ग्रेड 1 का मोबिलाइजेशन पेशेंट को देते हैं। ग्रेड 1 का ऑसिलेशन मोबिलाइजेशन जो कि पेन को रिड्यूस करता है और स्टिफनेस को प्रिवेंट करता है। देन जैसे पेशेंट इम्प्रूव होता है वैसे वैसे फिर हम उसमें कुछ पेशेंट्स दे सकते हैं अगर पेशेंट परमिट करता है तो, बट विद इन लिमिट ऑफ पेन, विद इन लिमिट ऑफ रेंज ऑफ मोशन। जितनी रेंज हमारे पास अवेलेबल है उस रेंज में हम ट्रीटमेंट को देते हैं। देन इस एक टेक्निक होती है पेनफ में, इसको हम बोलते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक। तो होल्ड रिलैक्स टेक्निक भी हम दे सकते हैं अगर पेशेंट अलाउ करता है तो, यानी पेशेंट का जो पेन है वो परमिसिबल है तो, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। और एक बात की जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है इसमें हम कभी भी स्ट्रेचिंग और रजिस्टर एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। देन सेकेंडरी इसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं सब एक्यूट स्टेज। तो सब एक्यूट स्टेज में क्या होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज होता है, यानी 8 डेज 7 to 8 डेज टू 14 डेज। बट ये वेरी करता है स्ट्रक्चर वाइज। अगर वाटर कंटेंट स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं या लेस वाटर कंटेंट स्ट्रक्चर डैमेज हुए, दोनों में अलग अलग तरीके की हीलिंग होती है। तो अगर वाटर कंटेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें सब एक्यूट स्टेज का ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। अगर लेस वाटर कंटेंट स्ट्रक्चर जैसे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, तो ये 3 वीक तक जा सकता है सब एक्यूट स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है, यानी जो भी मैंने बोला कि पेन है, जो टेंडरनेस है, जो टेम्परेचर रेंज है टिश्यूज़ का, वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है और पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है, कंफर्टेबल लेवल है, वो बेटर हो जाता है। तो इस स्टेज में हमको बहुत ही कॉन्शियसली पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि पेन क्योंकि पेशेंट का कम हो जाता है तो वो क्या करता है, एक्सेस मूवमेंट परफॉर्म करता है। तो ऐसी स्टेज में हमें क्या करना होता है कि पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि जो भी रेंज है अवेलेबल है उसी रेंज में ही उसको मूवमेंट परफॉर्म करना है। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है
कि जब पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म करता है तो उसको मूवमेंट में पेन नहीं होता, बट जब वो इन रेंज यानी जो भी न्यू सेल्स फॉर्मेशन होता है इस स्टेज में प्रोलिफरेटिव स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें कि न्यू सेल्स फॉर्मेशन होता है, तो जब मूवमेंट में उस स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस आता है तब पेशेंट को पेन फील होता है। तो ये होता है सब एक्यूट स्टेज। तो इसमें पेशेंट को बोलते हैं कि रिपीटेड स्ट्रेस में पेशेंट नहीं डालता है, ठीक है। हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है कि हम जो हमारी मेडिकेशंस हैं वो अगर पेशेंट का पेन सबसाइड हो गया है तो मेडिकेशंस को कम कर देते हैं और उसके साथ मसल रिलैक्सेंट या सब न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं जो कि हीलिंग को प्रमोट करते हैं। और फिजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो पार्ट को हमने इमोबाइल किया था स्प्लिट्स के थ्रू, उसका ड्यूरेशन होता है उसको ऑन एंड ऑफ में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कॉन्टिन्यूएशन में उसको हम इमोबलाइज नहीं करते हैं, ऑन एंड ऑफ में कुछ टाइम के लिए उसको स्प्लिट्स को हटा देते हैं और पेशेंट को मूवमेंट करने को परफॉर्म करने को बोलते हैं, ताकि अननेसेसरी स्टिफनेस अननेसेसरी फाइब्रोसिस एडिशन ना डेवलप हो। और इसके बाद हम जो हमारी आइस थेरेपी चल रही थी, तो आइस थेरेपी बट ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट का कॉन्टिन्यूएशन में इन्फ्लेमेशन मेंटेन है उस डेज में भी, तो भी हम आइस कंटिन्यू करते हैं। अगर टेस्टो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम हो गई हैं, तो फिर हम उसमें हॉट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। हॉट थेरेपी राइस हाइड्रोकोरेटर हुआ, ठीक है, उसके साथ में कुछ हॉट मॉलिटीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा एडिशंस हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं। और हम एक्सरसाइजेस में कौन कौन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने कि ग्रेड 1 की एक्सरसाइजेस में हमें एक्सरसाइज और ऐड करना चाहें। ग्रेड 1 जो यानी ग्रेड 1 नॉट जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज है उसमें हम एक मसल सेटिंग एक्सरसाइज देते हैं। मसल सेटिंग एक्सरसाइज क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि लो फ्रिक्वेंसी लो इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, मीन्स स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसमें हम होल्ड नहीं करते हैं, तो वो हम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज में करते हैं, जो कि पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। सब एक्यूट में हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट इसमें होती है, तो हम क्या करते हैं मसल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। इसमें हम क्या करते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 4 to 6 सेकेंड होल्ड करते हैं, देन रिलैक्स करते हैं। तो इसमें मसल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, पेन सबसाइड होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ में थोड़ा सा गेन होता है और पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन बेटर फील होता है। इसके साथ साथ में हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस हैं, जो पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट है उस सिंगल मूवमेंट वहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, बट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी न्यूली सेल्स है उसमें ओवर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ताकि रिपीटेड इंजरी ना हो। रिपीटेड इंजरी प्रिवेंट करते हैं। और मसल सेटिंग एक्सरसाइज है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं। मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती हैं, जिसमें जो मूवमेंट होता है आउटर रेंज, इनर रेंज, आउटर रेंज, जो तीनों रेंज होती है, मिडल रेंज, उसमें अलग अलग एंगल पे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को मूवमेंट्स के थ्रू देते हैं। मूवमेंट्स में अलग अलग रेंज पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक। तो ये डायनेमिक स्टेबिलिटी को और स्टैटिक स्टेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करती है। जैसे पेशेंट बेटर होता है वैसे हम वेट बेयरिंग पेशेंट की पार्शियल वेट बेयरिंग स्टार्ट कराते हैं, अगर लोअर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है। अगर अपर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है तो स्लाइट वेट लिफ्टिंग थोड़ा सा बताते हैं उसको, जो कि पेशेंट परमिट करता है। देन जो हमारी थर्ड स्टेज आती है उसको बोलते हैं क्रोनिक स्टेज। अब क्रोनिक स्टेज में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी जो साइंस होते हैं वो कम्प्लीटली सबसाइड हो चुके होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पेन नहीं होता। पेन तब होता है जब जो हमारा जो सेल्स न्यू सेल्स बने थे जब उसमें स्ट्रेच आता है, तो ऑलमोस्ट रेस्टिंग पेन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मूवमेंट पेन होता है जब वो न्यू जो सेल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, यानी जो न्यू सेल्स फॉर्म जब वो स्ट्रेच होते हैं तब पेन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चर भी मसल्स में डेवलप हो जाता है, यानी फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। तो ऐसी चीज़ हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्रायोथेरेपी कंप्लीट ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमें हॉट फर्मेंटेशन यानी हॉट वाटर फर्मेंटेशन देना होता है। हॉट वाटर फर्मेंटेशन के साथ में जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी है, वैक्स बाथ है, ताकि जो भी जो टिश्यूज़ हैं जो कि हार्ड हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्चर्ड हो गए हैं, उनको हम वहाँ से रिलीज़ करते हैं, ताकि रेंज ऑफ मोशन को बेटर करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे स्टिफनेस बढ़ती जाती है, तो वो ना बढ़े इसके लिए हम क्या करते हैं कि हॉट फर्मेंटेशन देते हैं। और मोबिलाइजेशन यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का मोबिलाइजेशन जॉइंट मॉडल्स में अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि जॉइंट प्ले मूवमेंट इंप्रूव होता है, यानी जो ऑर्थोगोनोमेटिक मूवमेंट्स हैं वो इंप्रूव होते हैं, तो पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन और बेटर होता है। के साथ साथ में जो टिश्यू शॉर्ट एंड है, टाइट एंड है, उसके साथ में हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं।
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से जो टिश्यूज जो शॉर्टेंड हो गए हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज देते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देते हैं, रजिस्टर एक्सरसाइज देते हैं। जैसे जैसे इंप्रूव करता है पेशेंट वैसे वैसे हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं कि वेट धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और पेशेंट की जो एंड्योरेंस भी इंप्रूव हो, पेशेंट की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो, उसकी जो एक्टिविटी डेली लाइफ है वो भी इंप्रूव हो। तो क्रोनिक स्टेज में जैसे जैसे हम जितना पेशेंट को मोबाइल रखेंगे उतना उसके लिए बेनिफिशियल है। इमोबिलाइजेशन कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं, पेशेंट को प्रमोट करते हैं कि जितना मूवमेंट वो परफॉर्म कर सकता है मॉनिटर्ड वे पे, और री इंजरी को प्रिवेंट करे। वो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मूवमेंट करे, ऐसे कोई एक्सरसाइज करे जो कि इंजरी दोबारा प्रिवेंट करे। तो इंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे इंड्योरेंस बढ़ता है वैसे वैसे मसल्स की कैपेसिटी बढ़ती है वर्क करने की, वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी हम गेन करते हैं, तो पेशेंट नॉर्मल लाइफ में अपना आ जाता है। तो ये हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ की स्टेजेस हैं। एक कंडीशन और होती है, इसको हम बोलते हैं ओवर यूज सिंड्रोम। तो ओवर यूज सिंड्रोम क्या होता है, जैसे कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है तो उसको जो हम एक्सेस यूज कॉन्टिन्यूस वर्किंग में रहता है, रिलैक्सेशन पीरियड में जाता ही नहीं है, तो ओवर यूज़ की वजह से उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप हो जाती है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की। तो उसका सिम्टम्स क्या होता है कि जब पेशेंट जब तक मूवमेंट करता है तब तक पेनफुल होता है, जब वो रेस्टिंग में चला जाता है तो आफ्टर 4 to 5 आवर्स पेन धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। बट आफ्टर रेस्ट क्या होता है कि पेशेंट को वीकनेस फील होती है और स्टिफनेस फील होती है। इसको बोलते हैं ओवर यूज सिंड्रोम। एक अनदर कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक पेन सिंड्रोम। तो क्रोनिक पेन सिंड्रोम वो होते हैं जो कि कॉजेज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं, मींस जो भी कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको हमसे कोरिलेट नहीं कर सकते कि ये उस इंजरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रोनिक पेन सिंड्रोम है। क्रोनिक पेन सिंड्रोम जो होता है वो स्पेसिफिकली जो होता है वो रिलेटेड होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से। मींस पेशेंट का जो मेंटल लेवल है वहाँ पे उसके फीडिंग हो जाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से मुझे पेन कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से, या उसके माइंड में जो ब्रेन में फीडिंग्स हैं तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से मुझे ये पेन है, तो इस तरीके से एक डेवलप हो जाता है उसके ब्रेन लेवल पे कि मुझे पेन रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं क्रोनिक पेन सिंड्रोम, जो कि 6 महीने आफ्टर 6 मंथ के बाद भी पेन कंटिन्यू रहता है, तो आता है क्रोनिक पेन सिंड्रोम में। ओके, थैंक यू।